अब जो हम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 7 की थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे कि चैप्टर 7 की थ्योरी में क्या क्या है। आप एक बात का जवाब दीजिए कि लास्ट ईयर जब क्लास 11th में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, याद है सबको? क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डिमांड, और डिमांड के अंदर दो टॉपिक आए थे, अगर आपको अच्छे से याद होंगे, पढ़ाए भी हैं सभी को, ठीक है। एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि हम लोग जो हैं वो किसी एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। किसकी डिमांड कर रहे हैं? किसी एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। मतलब वन कमोडिटी, ठीक है, प्लस वन बायर। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? कि जब एक कमोडिटी को एक बायर लेना चाहता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है जी। कमोडिटी वन ही है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कैन बी फैन, पेन, और कैन बी अ सेल फोन, बाइक, स्कूटर, कुछ भी, ठीक है ना। कमोडिटी कोई, अब यहाँ पे कमोडिटी का थोड़ा सेंस समझना है। जब भी हम लोग कमोडिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कमोडिटी का मतलब गुड्स या सर्विस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कैन बी अ गुड और सर्विस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो कमोडिटी का जो सेंस है वो थोड़ा वाइडर है। अच्छा, मार्केट डिमांड का क्या मतलब पढ़ा था हमने क्लास 11th में? कि वन कमोडिटी को, उसी कमोडिटी को जब सभी लोग मिलके खरीदते हैं, मतलब वन कमोडिटी प्लस ऑल बायर्स, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मार्केट डिमांड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ दूध यानी मिल्क। मैं कितना दूध खरीदता हूँ, कितना मिल्क परचेज करता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल की डिमांड है। और हम सब मिलके दूध कितना खरीदते हैं, ये दूध की मार्केट डिमांड है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, वो क्या है कि कमोडिटी जो आप नोटिस करेंगे कि कमोडिटी आपको वन ही मिलेगी। कमोडिटी आपको वन ही मिलेगी, चाहे आप यहाँ देख लीजिए या आप यहाँ देख लीजिए, कमोडिटी आपको वन ही मिलेगी। एक से ज्यादा कमोडिटी के ऊपर आपको बात नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसकी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि क्लास 12th है तो हमें पढ़नी है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड आता है, लेकिन सिर्फ डिमांड वर्ड नहीं आता, ठीक है जी। वर्ड आता है पूरा एग्रीगेट। क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि डिमांड एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी सम, या आप कह सकते हैं जो आप मैथ्स में सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। यानी जब चीजों सब सब चीजों की डिमांड को जोड़ देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे आएगा ऑल कमोडिटीज। इसके अंदर क्या आएगा एग्रीगेट डिमांड में? ऑल कमोडिटीज, ऑल कमोडिटीज प्लस ऑल बायर्स, ऑल बायर्स, ठीक है जी, ऑल बायर्स। अब यहाँ पे आप ये तो समझ ही रहे होंगे, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे माइक्रो में एक कमोडिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं और मैक्रो में सभी तरीके की कमोडिटी को हम इसमें शामिल कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी गुड्स हो या सर्विस हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये ट्यूशन सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाएंगी,
और आपने कोई सामान खरीदा, दूध खरीदा या कोई भी कपड़े खरीदे, कुछ भी आप किसी भी चीज के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब बात आती है, ये जो बायर का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा वाइडर है, ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। जैसे माइक्रो में होता है ना सिर्फ खरीदने वाला, तो हमने उसे बायर कह दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, आइए जरा देखते हैं। बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैंने पूरी इकोनॉमी के 4 जो हैं आप लोगों को हिस्से करके बताए हैं, कई बार बताए हैं, आज फिर बताने जा रहा हूँ कि पूरी इकोनॉमी के हम लोग 4 पार्ट, मतलब पूरी इकोनॉमी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरी इकोनॉमी के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए हैं। पहला जो है ये है हाउस होल्ड सेक्टर। क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी, ग्रस्त क्षेत्र। दूसरा है फर्म सेक्टर। क्या है, फर्म सेक्टर। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा जो है वो है अब्रॉड, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसी को बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है जी, बात अच्छे से समझ में आ रही है। हाउस होल्ड सेक्टर का अगर मैं सिंबल बनाऊं तो सिंबल क्या बनेगा, कैपिटल एच, कैपिटल एफ, ठीक है, ये इसके सिंबल हैं, कैपिटल जी, कैपिटल ए, ये इनके सिंबल है। बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है कि प्राइवेट, अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करूं तो हाउस होल्ड, कई बच्चे तो मेरे पे इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं सर आपने तो इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिवाइड किया है, हम तो 3 सेक्टर में भी डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। वो क्या है, तो देखिए वो भी गलत नहीं है। इकोनॉमी को तो 3 सेक्टर में भी डिवाइड किया जाता है। अगर मैं 3 सेक्टर में डिवाइड करके पढ़ाऊं तो ये मैंने इकोनॉमी को कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। सेम इसी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि पूरी इकोनॉमी को यहाँ कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, पहला जो है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है जी, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो है वो है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी, टर्शियरी सेक्टर। समझ में आ रही है बात। अब मैं इसमें थोड़ा और आगे बताऊं तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्या इसमें से लेफ्ट वाला सर्कल सही है या राइट वाला सर्कल सही है, सर्कल तो दोनों ही सही है। तो ये अलग अलग क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर है, ये एक्चुअल में जो जो 3 वाला जो है, बिल्कुल सही, देव ने सही बताया, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, ये वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं नीचे वाला, ये किस पर बेस्ड है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। आपने इकोनॉमी को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब बेसिकली अगर बात करें तो आपने इकोनॉमी में ये बताने की कोशिश करी है कि लोग जो है, मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बताने की कोशिश करी है कि लोग जो है आपके देश में कहाँ कहाँ कितने कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर में, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बोल दीजिए या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोल दीजिए। लेकिन जो मैंने अभी अभी आपको कराया वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर नहीं है जी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब आर्थिक क्रियाओं के आधार पर आपने जो है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर आपने सेक्टर्स कितने तरीके से डिवाइड किए हैं, तो मैंने जो है 4 तरीके से डिवाइड किया, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और अब ये करते क्या है ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
अगर मैं बताऊं तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इस हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, ध्यान से समझिए, इस हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो बंदे हैं, जो पर्सन है, उन्हें क्या कहेंगे? जो पर्सन है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। दूसरी सबसे बड़ी बात है, करते क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है? उनकी एक्टिविटी क्या है? उनकी एक्टिविटी है कंजम्पशन करना। क्या करना? कंजम्पशन करना। समझ में आ रहा है? क्या करना? कंजम्पशन करना उनकी एक्टिविटी है। बात समझ? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कौन हो? आप कंज्यूमर्स हो ना? आप अगर मुझसे ट्यूशन ले रहे हो तो आप लोग कौन हो? आप लोग कंज्यूमर्स हो। और आप क्या कर रहे हो अभी? आप कंजम्पशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है जी? एम क्या है बताइए? क्यों कंजम्पशन करते हैं? टू सेटिस्फाई नीड्स। टू सेटिस्फाई नीड्स। भाई आप ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप अच्छे नंबर ला सको, आपकी जरूरत है, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो। और एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? परचेज ऑफ ब्रेड या परचेज ऑफ मिल्क, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए, सफिशिएंट है। ट्यूशन पढ़ना, ये क्या है? ये भी कंजम्पशन है। ठीक है जी, तो आप समझ रहे होगे मैंने क्या बोला। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं फर्म सेक्टर के बारे में बात करूं, तो फर्म सेक्टर के बारे में मैं आपसे क्या बात करूंगा कि फर्म सेक्टर क्या करता है। तो फर्म सेक्टर जो है भाई, वो बेसिकली जो पर्सन है यहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो काम करने वाले इंसान है, जैसे इंग्लिश में नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो काम करने वाला है, वो कौन क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। और इसकी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इसकी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसकी एक्टिविटी को सभी जानते हैं कि हम बोलेंगे भाई प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जो है इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कंजम्पशन का सिंबल सी होता है, सभी को पता है कंजम्पशन का सिंबल क्या है? सी है। और इन्वेस्टमेंट का सिंबल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का सिंबल क्या होगा भाई? बताते ही नहीं होते। इन्वेस्टमेंट का सिंबल आई होगा। इन्वेस्टमेंट का सिंबल आई होगा। इसके अलावा बात आती है जी गवर्नमेंट सेक्टर की, बात आती है कि सरकारी क्षेत्र क्या है। अच्छा खैर, अभी वो पूरा नहीं हुआ। एक्टिविटी हो गई क्या? इन्वेस्टमेंट हो गई। एम क्या है जी? एम क्या है बताइए फर्म सेक्टर का? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। टू अर्न प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट कमाना है ना? वेरी गुड। और एग्जाम्पल अगर कोई देना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या? कि परचेज ऑफ, क्या बोल सकते हैं? परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन का जो परचेज किया गया है वो किस लिए किया गया होगा? प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है नहीं? अब आ जाती है बात सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर। अब पर्सन को तो भाई यहाँ काम करने वाला पर्सन क्या, कौन कहला रहा है? पर्सन हो या बॉडी जो काम कर रही है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गवर्नमेंट। क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट। और एक्टिविटी क्या है? अब यहाँ ये समझने वाली है कि सरकार जो है वो दोनों तरीके की एक्टिविटी करती है। कंजम्पशन एक्टिविटी भी करती है और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करती है, दोनों करेगी। याद रखिएगा, कंजम्पशन एक्टिविटी भी करेगी और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी करेगी। और मैं बता दूं और मैं बता दूं हालांकि दोनों तरीके के खर्चों को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। कि यहाँ का जो सिंबल है, यहाँ का जो आपको सिंबल मिलेगा वो क्या मिलेगा? जी। क्या मिलेगा? जी सिंबल मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन को मैं क्या बोल देता हूँ? जीसी। जीसी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन। और जीआई, जीआई मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, बुक में नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अभी नया नया इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो समझाने के पर्पज से मैंने बता दिया है। ठीक है जी? एम क्या है जी? एम है सोशल वेलफेयर का। क्या है? सोशल। ये ऊपर की तरफ एरो लगाया है, ये ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब है इंक्रीज करना। इंक्रीज करना, क्या इंक्रीज करना? इंक्रीज सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं? सरकार जो है वो क्या करती है? अपना खर्चा करती है। अब बात आती है एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल ऐसा देना है जो कंजम्पशन भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हो। तो
अब हम कैसे देंगे, मेरी बात समझिए। सरकार के द्वारा किए गए ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रेगुलर नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलर नेचर होते हैं, मतलब रिकरिंग नेचर होते हैं, बार बार किए जाते हैं, छोटी अमाउंट के खर्चे होते हैं। जबकि जो इन्वेस्टमेंट के जो खर्चे हैं ये बड़े होते हैं, ये सरकार बार बार नहीं करती है, नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है जी, बड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। अब मेरी एक बात समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सरकार ने कोई भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग सरकार ने, तो क्या सरकार स्कूल बिल्डिंग हर रोज बनवाएगी, हर महीने बनवाएगी? नहीं। तो ये सरकार का कैसा खर्चा है? इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। क्लियर हो गया? लेकिन अब उसी स्कूल, जब वो स्कूल स्टार्ट किया जाएगा, तो आप देखते होंगे हर महीने वहां का बिजली का बिल जाना है, हर महीने वहां टीचर्स की सैलरी जानी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये सब जो है, ये सब क्या कहलाएगा? सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो खर्चा सरकार कर रही है, किसके लिए? पब्लिक करती तो खैर पब्लिक के लिए ही है, ये समझ लीजिए। चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, सरकार ही करने वाली है। और किसके लिए कर रही है? पब्लिक के लिए कर रही है। बात समझ में आ गई? पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रही है कोई भी खर्चा। लेकिन इसमें यदि कोई भी रिकरिंग नेचर खर्चा है तो वो कंजम्पशन में जाएगा, और नॉन रिकरिंग खर्चा है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ में आ रही है मेरी बात? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। स्कूल बिल्डिंग का कोई भी मान के चलिए स्कूल बिल्डिंग, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार की गई, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हॉस्पिटल में अब दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके बाद तो एग्जाम्पल तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। चलो एक एक आध लिख देते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर। ठीक है। अब बात आती है अब्रॉड की। तो भाई साहब, अब्रॉड में आप लोगों को बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत, बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्रॉड के अंदर जो है, या तो आप एक्सपोर्ट करते हो, या तो आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो एक्स होता है, या तो आप इंपोर्ट करते हो तो वो क्या होता है? वो एम होता है। और जब आप नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट का मतलब? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? यदि हमने विदेशों को कोई सामान बेच दिया, ठीक है, कोई सर्विस बेच दी, तो वो एक्सपोर्ट है। और यदि हमने विदेशों से कोई सामान, कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीद लिया, तो वो क्या? इंपोर्ट है। और उसी के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। गुड्स भी बेचे जाते हैं। अब अलग अलग तरीके के, आप लोग तो बेसिकली ये सोचते होंगे, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि जी यहाँ से सामान पैक करके वहां भेजेंगे तब एक्सपोर्ट है। ऐसा जरूरी नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आप नोटिस भी नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कोई फॉरेनर है, तो इंडिया घूमने आया, इंडिया घूम रहा है, तो यहाँ की वो कैब सर्विस यूज कर रहा है, यहाँ पे वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जा रहा है, वहां पे टिकट ले रहा है, जैसे ताजमहल में टिकट लेनी है। तो ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? आप अपनी सर्विसेज नहीं बेच रहे, आप सोचो आप क्या दे रहे हो उन्हें, वो आपको पैसा क्यों दे रहा है? आपको कैब में पैसा दे रहा है, ऑटो में, ऑटो यूज कर रहा है तो ऑटो में पैसा दे रहा है, किसी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लिया, उसके पैसे दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? आपके गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन एक्सपोर्ट। समझ में आ गया एक्सपोर्ट का? तो एक्सपोर्ट का जो सेंस है वो बहुत वाइडर है। एक्सपोर्ट का ये मतलब नहीं होता कि आपने बिल्कुल पॉली पैक करके सामान बेचोगे बाहर, जब आप विदेशों में बेचोगे तब जाके वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। छोटी, अब मान लीजिए बाहर का कोई बैंक है, एक बैंक में एग्जांपल लेता हूँ, HSBC। कौन सा बैंक मैंने लिया? HSBC, ये बाहर का बैंक है। मान लो ये इंडिया में खुला हुआ है और आपने अपना एक बैंक अकाउंट इसके अंदर खुलवाया हुआ है, ठीक है, सेविंग अकाउंट। तो आप क्या कर रहे हो? आप फॉरेन किसी बैंक के सर्विस को यूज कर रहे हो,
तो अल्टीमेटली आप सर्विसेज का क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सिंपल। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सेंस है बहुत वाइडर है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हम सुबह से शाम तक न जाने कितने एक्सपोर्टेड और कितने इंपोर्टेड गुड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि जब हम लोग नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें नेट शब्द का क्या मतलब है, इन दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, नेट और एक्सपोर्ट। नेट शब्द का क्या मतलब है? देखिए, जब भी किन्हीं दो चीजों को आपस में माइनस किया जाएगा ना, तो नेट शब्द का इस्तेमाल होता ही है। आप आज आगे भी जमा के देख लीजिएगा, जब कभी भी दो चीजों को आपस में क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो वहां पे नेट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और रहा एक्सपोर्ट की बात, रहा एक्सपोर्ट का सवाल, तो एक्सपोर्ट ही क्यों लिख रहे हैं हम, इसे नेट इंपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? यदि आप एक्सपोर्ट को पहले लिख रहे हो और इंपोर्ट को बाद में लिख रहे हो, तो आपको नेट एक्सपोर्ट ही बोलना पड़ेगा। कभी अगर ऐसा होने लगे कि आप इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस करने लग गए, समझ में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नेट इंपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, आया ना? कोई यस दिक्कत सर। परेशानी? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक्सपोर्ट को ही पहले क्यों रखते हैं? क्योंकि अब आप ये भी तो सोचिए, एक्सपोर्ट को पहले रखा है, इंपोर्ट को बाद में रखा है, ऐसे क्यों? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि इंपोर्ट को पहले रख के एक्सपोर्ट को बाद में रख दें? कारण समझिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके देश में पैसा आता है। ये जो आपको एक्स पहले दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक्स आपको पहले दिखाई दे रहा है, दिस एक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकमिंग। समझ में आ गया? इनकमिंग, इससे इनकमिंग होती है, इनकमिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, जो भी बोल सकते हो, इनकमिंग ऑफ। मैंने डॉलर का साइन बना दिया, बट नॉट प्रॉपर्ली, सिर्फ डॉलर नहीं आता है, बहुत सारी अदर करेंसी भी आती है। तो यहाँ पे मतलब डॉलर का मतलब फॉरेन करेंसी का मतलब देगा। और इंपोर्ट का मतलब क्या है? आउटगोइंग ऑफ, आउटगोइंग ऑफ, आउटगोइंग ऑफ। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके यहाँ से पैसा आता भी है, आपके यहाँ से पैसा जाता भी है, आपको बस ये समझना है। वेरी गुड। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है और हमारी इकोनॉमी पहले से अच्छी होती है, डेवलप होती है। तो ये चीज जो है आपको अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद ये सारा मैंने समझा दिया है, तो चार सेक्टर मैंने आपको समझाए, क्या? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और अब्रॉड, ये मैंने समझाए। और यहाँ पर जो पिछले वाला जो ये मैं पढ़ा रहा था और मैं बोल रहा था कि जी जो बायर है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट में बोल रहा था ना, बायर यहाँ पे वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों बोल रहा था मैं बायर वाइडर कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो बायर का जो लेना देना है वो वॉइस आ रही है। तो यहाँ पे ऑल बायर्स का मतलब हाउस होल्ड भी है, प्लस फर्म भी है, प्लस गवर्नमेंट भी है, प्लस अब्रॉड भी है। इसका मतलब सारे सेक्टर को मिला लोगे, सारे सेक्टर मतलब एक तरीके से देखा, पूरी इकोनॉमी को मिला लिया है, तब जाके क्या बनता है, एग्रीगेट, मतलब सारे बायर बनते हैं। ये सारे वो बायर है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कभी नोटिस करके देखें, आप कभी नोटिस करके देखें, ये क्या है? ये जो सी, ये कंजम्पशन है क्या है? या आई फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? या गवर्नमेंट का जो मैं दिखा रहा था ये क्या है? ये सारे खर्चे ही तो हैं, ये सारे खर्चे ही तो हैं भाई, और क्या है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप लॉजिकली समझिए ना, ये सारे खर्चे ही तो हैं। आप एक एक करके सबको सबको कंसिडर करिए। अगर मैं सबको एक एक करके कंसिडर करूँ, सी क्या है? सी भी एक, भाई पूरा नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आई बोलोगे तो आई क्या है, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर जी बोलोगे तो जी क्या है, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी अपने आप में क्या थे, क्या थे, एक्सपेंडिचर ही तो थे। बस जो एक्सपोर्ट है वो हमारी इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है, मतलब वहां के लोग हमारी इकोनॉमी में खर्चा कर रहे हैं, और इंपोर्ट में हम उनकी इकोनॉमी में खर्चा कर रहे हैं, है सब खर्चा।
तो यदि आप इन सारे खर्चों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, यदि आप इन सबको जोड़ देते हैं तो ये बनता है, इसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और कुछ नहीं है, एग्रीगेट डिमांड इन सारे खर्चों का जोड़ है। इसीलिए इसीलिए हम लोग जो है एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलते हैं? तो जब भी हम लोग कभी एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो समझ जाइएगा, एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहेंगे। समझ में आ रही है बात? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा।